हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हायर परचेज सिस्टम का मतलब जहाँ पे जो गुड्स है वो परचेज़र को डिलीवर तो उसी टाइम पर कर दिए जाते हैं जब एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो ओनरशिप होती है वो उस टाइम पे ट्रांसफ़र होती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है। ठीक है। और कहते हैं कि जो अमाउंट पे की जाती है उसे बोलते हैं परचेज प्राइस। ठीक है। और वो पे होता है इंस्टॉलमेंट में, भाई मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पर। हर जो इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम हायर चार्ज बोलते हैं जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती, जब तक कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। अगर कोई भी बायर है वो इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफ़ॉल्ट करता है, गड़बड़ करता है, तो सेलर के पास पावर है कि वो गुड्स को भी वापस ले सकता है और जो भी अमाउंट अब तक उसे रिसीव हुई थी वो भी वो फॉरफिट कर सकता है एज ए हायर चार्ज। इस तरीके से इस सिस्टम में जो परचेज़र होता है उसे हायर परचेज़र बोलते हैं एंड जो सेलर होता है उसे हायर वेंडर बोलते हैं। तो कहता है कि हायर परचेज सिस्टम में जो गुड्स है वो डिलीवर किए जाते हैं उस पर्सन को जो एग्री हो गया है पे करने के लिए ओनर को इक्वल पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में। ये जो इंस्टॉलमेंट है इनको हम ट्रीट करते हैं हायर इन गुड्स का, जब तक कि एक फ़िक्स अमाउंट पे ना कर दी जाए। ठीक है। तो हायर परचेज एक्ट 1972 डिफाइन करता है कि हायर परचेज एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है जिसमें गुड्स है वो दिए जाते हैं हायर पे, जिसमें जो हायरर है उसके पास ऑप्शन होता है परचेज करने का टर्म ऑफ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या क्या है, पोजीशन ऑफ गुड्स वो डिलीवर की जानी चाहिए ओनर के द्वारा उस पर्सन पर। ठीक है। जो भैया एग्री हो गया अमाउंट पे करने के लिए पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट पर। जो प्रॉपर्टी है गुड्स में वो पास होगी उस पर्सन को जैसे ही वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, मतलब ओनरशिप उसके पास चली जाएगी। ये जो पर्सन होते हैं उसके पास अधिकार है कि वो कभी भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी उसके पास जाने से पहले भाई कोई भी इंस्टॉलमेंट मत पे करो, टर्मिनेट हो जाएगा। अब है फीचर्स और लीगल प्रोविजन ऑफ हायर परचेज सिस्टम। पहला तो भाई उसे यूज़ करने का अधिकार मिल जाता है। पोजीशन ऑफ द गुड्स इज डिलीवर टू द हायर परचेजर इमीडिएटली। जैसे ही वो एग्रीमेंट करता है वैसे ही उसके पास पोजीशन चली जाती है उसे यूज़ करने की, मतलब वो उसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। कहता है कि इसके अंदर जो भी पेमेंट की जाती है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे की जाती है। ठीक है। कहता है कि इसमें ये कंपलसरी है कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो रिटर्न में हो, पार्टीज ने साइन किया हो और ना हायर परचेज प्राइस को बताता हो कि कितना कैश प्राइस है उसका, कब हायर परचेज एग्रीमेंट हुआ था, कितनी इंस्टॉलमेंट है एंड हर जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसकी अमाउंट कितनी है। फिर है ओनरशिप ऑफ द गुड्स। तो इसमें हमें बताया गया है कि अल्थो जो पोजीशन है गुड्स की वो तो हायर परचेजर के पास उसी टाइम पे चली जाती है जब वो एग्रीमेंट करता है, लेकिन जो ओनरशिप है वो उसके पास जाएगी जब वो फाइनल इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। नेक्स्ट है राइट ऑफ द हायर टू परचेज विद रिबेट, की जो हायर परचेजर है कि वो परचेज कर सकता है जो भी सामान वो लेना चाहता है विद रिबेट, मतलब उसे रिबेट भी अलाउ होगी। तो देखो जो ये एक्ट है ये कॉन्फर करता है कि हायर परचेज पे की परचेज का अधिकार है कि वो गुड्स को ना 14 दिन का नोटिस देने के बाद ओनर को परचेज कर सकता है। ठीक है। इस केस में जो हायरर है उसे एक रिबेट मिलेगी जो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी। ठीक है। तो कैसे है, रिबेट होगी हमारे 2/3 फिर मल्टीप्लाई में टोटल हायर परचेज के अब तक कितने चार्जेस हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट अब तक ड्यू नहीं हुई है एंड उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल दे दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो जो भी अमाउंट पे की जाएगी ओनर को हायर परचेज के द्वारा कंप्लीट करना है हमें इसे। तो इसमें बताएगा हायर परचेज प्राइस था हमारा 72,000 का। ठीक है। और कह रखा है कि
कैश प्राइस था 54,000 का। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 थी, अब तक 8 पे कर चुके हैं, तो ड्यू कितनी नहीं हुई, 4 ड्यू नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इसके तरीके का कोड निकालना है। तो देखो हायर परचेज चार्जेस कैसे आएंगे, हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस घटा देंगे तो वो हायर परचेज चार्जेस होते हैं, मतलब जो भी इंटरेस्ट वगैरह के चार्जेस हैं। अमाउंट क्या है, हर इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट को हम 12 मतलब जितने भी इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर देंगे, एक इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा, यहाँ पे हम लगा देंगे इसको। नेक्स्ट है जब डिफ़ॉल्ट किया जाता है किसी भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में, तो कहता है कि जो राइट रिपोजिशन का गुड्स को बाय द सेलर, कहता है कि उसके पास ये अधिकार है, अगर डिफ़ॉल्ट किया जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे करने में भी, तो सेलर के पास अधिकार है कि वो गुड्स को वापस ला सकता है, क्योंकि ओनरशिप भी अभी तक सेलर के पास है। वो तो ट्रांसफ़र तब होती जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती। इसीलिए जो सेलर है वो है ना सामान को वापस ले लेगा और जो भी पैसा अब तक पे हुआ था उसको भी रख लेगा अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि मतलब जो हायर वेंडर है वो इस राइट को अधिक मतलब यूज़ नहीं कर सकता कब, जब जो हायर परचेज प्राइस है वो 15,000 से कम हो या 1/2 ऑफ द प्राइस है वो अब तक पे कर दिया गया हो। जहाँ पे जो हायर परचेज है प्राइस है वो ज़्यादा है 3/4 ऑफ द हायर परचेज प्राइस जो भी पे किया है उससे। देखो इसमें बोला है पहली कि रिफंड टू द हायर परचेजर। अगर कहता है कि जो हायर वेंडर है वो रिपोज करता है गुड्स को, तो वो रिटर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अमाउंट जो अब तक पे कर दी गई है। ठीक है, और ना उसके लिए क्या, क्योंकि वो हायर चार्जेस की तरह उस पैसे को मान लेता है। लेकिन कहता है कि जो रिफंड होता है हायर परचेजर का अमाउंट का, वो कब होगा, जब हायर परचेजर प्लस जो वैल्यू है गुड्स की डेट ऑफ पोजेशन में वो हायर परचेज प्राइस से ज़्यादा हो जाए तो उसे उतने पैसे वापस देने होंगे। ऐसे ही वो एरर को रिकवर कर सकता है। इन एडिशन टू द राइट टू रिपोजिट, जो गुड्स है जो राइट रिटेन करने का इंस्टॉलमेंट, जो हायर वेंडर है अभी भी उसे अधिकार है कि वो रिकवर कर सकता है जो भी एरर है इंस्टॉलमेंट का डेट ऑफ डिफॉल्ट तक। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ हायर परचेजर टू कीप द गुड्स, मतलब जो भी हायर परचेजर है उसका ये दायित्व बनता है कि वो जो भी गुड्स हैं उनको अच्छी कंडीशन में रखे अपने सामान की तरह। लॉस अकरिंग टू गुड्स हैज़ टू बी बोर्न बाय द सेलर, जो सो लॉन्ग एज द जो हायर परचेजर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गुड्स को सामान को मतलब वैसे ही केयर करने के लिए। लेकिन अगर कोई भी नुकसान होगा तो सेलर बियर करेगा, क्योंकि ओनर कौन है, सेलर है। कोई राइट नहीं होता गुड्स को गिरवी रखने का या बेचने का, क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है, वो एक बेली की पोजीशन में है, सिर्फ उसके पास यूज़ करने का अधिकार है। इनके डिफरेंसेस एंड फीचर इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट सेल में एंड हायर परचेज सिस्टम में डिफरेंसेस क्या हैं। एक तो ये आता है हायर परचेज एक्ट 1972 के अंतर्गत और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत। क्रेडिट सेल एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और जो हायर परचेज सिस्टम है ये एग्रीमेंट है। कहता है कि जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें जो ओनरशिप है वो उसी टाइम ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि फाइनल इंस्टॉलमेंट के साथ ट्रांसफ़र होती है, जबकि क्रेडिट सेल में जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जो पेमेंट होती है प्राइसेस की वो हमेशा इंस्टॉलमेंट में होती है, जबकि क्रेडिट सेल में जो पेमेंट है प्राइसेस की वो लंप सम में की जाती है। ठीक है, या जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है उसके ऊपर। जो हायर परचेज सिस्टम होता है, अगर कहता है कि जो हायर परचेजर है वो डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट करने में, तो सेलर के पास अधिकार है कि वो सामान को वापस ला सकता है और पहले जो इंस्टॉलमेंट पे हुई थी उनको रख सकता है, जबकि क्रेडिट सेल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ कोर्ट में केस कर सकता है, श्यू कर सकता है अगर कोई भी पेमेंट मिलने में गड़बड़ होती है। नेक्स्ट हमें बता रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस ऑफ द गुड्स। अगर जो हायर परचेजर है वो भाई सामान की ध्यान रखता है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता लॉस के लिए, लेकिन जो रिस्क होता है यहाँ पे परचेजर के पास ही हो गया क्योंकि वो ओनर बन गया है। जो हायर परचेजर होता है वो लीगल पोजीशन में है बेली की, उसके पास कोई अधिकार नहीं है उसे बेचने का गिरवी रखने का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बायर के पास अधिकार है उसे बेचने का भी और गिरवी रखने का भी। ये कभी भी टर्मिनेट कर सकता है लेकिन ये टर्मिनेट नहीं कर सकता, इसे तो पे करना ही होगा अमाउंट को। कुछ बेसिक टर्म्स हमें बता रखी हैं कि दो डिफरेंट प्रकार के प्राइसेस होते हैं, कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस वो अमाउंट होती है जो मतलब पे की जाती है जब हम गुड्स को परचेज करते हैं। गुड्स कैन बी परचेज इमीडिएटली बाय मेकिंग ए लम्प सम पेमेंट, इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं होती है। और हायर परचेज प्राइस जिसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड होती है। तो कैश प्राइस प्लस टोटल इंटरेस्ट होता है हमारा हायर परचेज के, अगर इंटरेस्ट निकालना है तो हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस घटा देंगे।
इंस्टॉलमेंट। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भाई इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में इंक्लूड है या नहीं है। तो कब इंक्लूड मानेंगे, जब जो भी आपने कैश में डाउन पेमेंट किया प्लस जितनी भी इंस्टॉलमेंट अगर उनकी अमाउंट कैश प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इंक्लूड है। लेकिन अगर कैश प्राइस के बराबर है तो मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। अब गुड्स की टाइप बता रखे, छोटी वैल्यू के मतलब जैसे कंसिडरेबल होते हैं बड़ी वैल्यू के गुड्स, मोटर बाइक, कार वगैरह। स्मॉल वैल्यू के होते हैं रेडियो, टेलीविज़न वगैरह। तो गुड्स होते हैं कंसिडरेबल वैल्यू के, उनको रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं। तो पहला मेथड हमें बताया गया है टोटल असेट्स वैल्यू मेथड। इस मेथड में जो गुड्स होते हैं वो परचेज किए जाते हैं हायर परचेज पे एंड उसको ऑर्डिनरी परचेज की तरह माना जाता है। जैसे एक असेट्स परचेज की गई है, डेबिट करते हैं, हायर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं नॉर्मल। सेकंड मेथड में असेट्स एक्यूरल मेथड। इस मेथड में असेट्स को डेबिट किया जाता है हायर परचेजर की बुक में ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द कैश प्राइस। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है हर इंस्टॉलमेंट का वो डेबिट किया जाता है इंटरेस्ट अकाउंट में और रिमेनिंग अमाउंट डेबिट किया जाता है असेट्स अकाउंट में। जैसे कि अगर कैश प्राइस है मशीनरी का 1 लाख है और पेमेंट है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होनी है, तो फर्स्ट मेथड तो कहता है कि जो असेट्स है अकाउंट है वो डेबिट हो गया 1 लाख से और हर साल 25-25 हज़ार पे करते जाएंगे। लेकिन जो सेकंड मेथड है वो कहता है कि जितना पे करना है उससे डेबिट होगा 25,000 से। ये हमें एंट्रीज बता रखे हैं हायर परचेजर की बुक में, हायर वेंडर की बुक में। तो ये परचेज करेगा तो असेट्स परचेज कर रहा है, किससे परचेज करे, सेलर का नाम। फिर उसको पेमेंट करेगा डाउन पेमेंट वगैरह, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, देन डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, फिर डेप्रिसिएशन और जो इंटरेस्ट है उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। देन अगेन फिर से ऐसे अगले साल चलेगा। हायर वेंडर में क्या होगा, वो बेच रहा है, ठीक है, तो हायर परचेजर परचेज कर रहा है, किसको बेच, सेल कर रहा है और फिर उससे पैसे मिलेंगे, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर वही। तो ये हमारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेसेसरी अकाउंट्स में बताया गया कि 4 अकाउंट्स बनाए जाते हैं। पहला है असेट्स अकाउंट। जो अकाउंट होता है जो स्टार्ट होता है वर्ड लिख करके वेंडर, मतलब असेट्स अकाउंट मतलब भाई जैसे फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बनाते थे मशीनरी वगैरह का, नॉर्मल असेट्स लिख देते जो भी परचेज किए जिससे किए उसका नाम, देन डेप्रिसिएशन, फिर असेट, फिर डेप्रिसिएशन, फिर असेट। वही जो अकाउंट होता है वो स्टार्ट होता है रिटर्न करके टू वेंडर अकाउंट डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, और ये चलता रहता है। कुछ भी ना बताया हो तो हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, तो आपने परचेज किया उस पर्सन का नाम, फिर वही डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बैलेंस, फिर आगे फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फिर बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसे बोलते हैं असेट्स अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाते हैं वेंडर अकाउंट, तीसरा इंटरेस्ट अकाउंट, चौथा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर बनाना चाहो तो आप 2 अकाउंट और भी बना सकते हो, हायर परचेजर अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। नहीं तो नहीं मांगा जाए तो जरूरी नहीं है बनाना। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमें, पहला कि 1 अप्रैल 2005 को एक्स ने परचेज किया एक मशीनरी वाई से हायर परचेज सिस्टम पे। जो कैश प्राइस था मशीनरी का 74,500 था, जो पेमेंट थी 20,000 तो कैश में कर दे डिलीवरी टाइम पे और बाद में 20-20 हज़ार की इंस्टॉलमेंट पे की। तो हमने देखा 3 इंस्टॉलमेंट है तो 20-30-60 और 20,000 80,000 हो गया। तो हमारा ये कैश प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब है इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। इंटरेस्ट 5% बताया, डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग मेथड से। ठीक है, तो देखो कैश प्राइस टोटल इतना था, जो डिलीवरी के टाइम पे डाउन पेमेंट की वो इतनी थी, जो भी बैलेंस आया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है कितनी परसेंट से, 5%। ऐसे ही फिर ये पे कर देंगे। पहली इंस्टॉलमेंट 20,000 में पहले से इंक्लूड है, फिर बैलेंस ड्यू पे फिर से इंटरेस्ट, फिर पेमेंट कर देंगे इंस्टॉलमेंट, फिर बैलेंस ड्यू पे, लास्ट में बैलेंस कम बच रहा मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, इंस्टॉलमेंट 20,000 की उसमें से अमाउंट घटाएंगे तो 914 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, उसको हम इंक्लूड कर देंगे एंड देन पे कर देंगे। जरूरी नहीं इसको बनाओ, ये आप डिटेल नोट से भी समझ सकते हो कि जो कैश प्राइस है मशीनरी का वो तो 74,500 है, लेकिन इंस्टॉलमेंट के अमाउंट प्लस जो डाउन पेमेंट है उनकी अमाउंट हमारे कैश प्राइस से जाता है। इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में हमारा इंटरेस्ट पहले से इंक्लूड है। लास्ट का इंटरेस्ट ऐसे निकाल देंगे। तो देखो सबसे पहले मशीनरी परचेज की, देन हमने उसको एडवांस पेमेंट की, फिर इंटरेस्ट निकाला, फिर हमने पहले इंस्टॉलमेंट पे की, फिर डेप्रिसिएशन निकाला, फिर इनको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया, फिर ऐसे फिर से इंटरेस्ट, वही प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, और याद रखना डेप्रिसिएशन पता है किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल पे। मतलब कैसे कि भाई पहले डेप्रिसिएशन आपने ओरिजिनल कैश प्राइस पे किया 74,500 पे, फिर 74,500 में से पहली जो हमारी अमाउंट थी डेप्रिसिएशन की वो घटाओगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालोगे। ठीक है,
जैसे कि ये हमारा मशीनरी अकाउंट था 74,500 था स्टार्टिंग में, फिर इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगा, तो फिर बैलेंस आया, फिर अगली बार इस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज हो रहा है। ये हमारा वेंडर अकाउंट है सेलर का, तो मशीनरी बेच रहा है 20,000 मतलब एडवांस में मिल गए, और फिर वही इंटरेस्ट देन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फिर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर पेमेंट, ऐसे हमारा प्रोसेस चलता जाएगा। इंटरेस्ट को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी। ये वेंडर के अकाउंट में जर्नल्स हैं, तो ये हमारे आपको जर्नल याद करने हैं, देन हो जाएगा, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट है जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड ही ना हो तब क्या करोगे। तो कहता है कि जैसे कैश प्राइस 20,000 है, 8,000 एग्रीमेंट के टाइम पे मतलब एडवांस पेमेंट हो गई, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है 4-4 हज़ार की, तो 4 थी 12, 12 8 20,000 ही हुआ। इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इसलिए बोला है प्लस करना है हमें इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट 12% से रेट है, डेप्रिसिएशन 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो देखो मशीनरी अकाउंट में तो सीधा है 20,000 हमने कैश प्राइस लिखा और उसके ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, और ये हमारा चलता जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा अशोक का सेलर का, तो मशीनरी 20,000 की थी, 8,000 उसे एडवांस में मिल गया, इसके बाद इंटरेस्ट निकालना है हमें, 12,000 बचा उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। तो अब हम पेमेंट करेंगे हर इंस्टॉलमेंट 4-4 हज़ार रुपये की, तो 4,000 प्लस इंटरेस्ट, फिर बैलेंस आएगा उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट, फिर 4,000 प्लस इंटरेस्ट, तो ऐसे हमारा प्रोसेस चलता जाएगा। और यहाँ पे बैलेंस शीट में पहले जैसे हमारी मशीनरी में से हमने 2,000 डेप्रिसिएशन, उसके बाद वेंडर को जो भी पेमेंट हुई है वो सब ऐसे प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जब पेमेंट ऑफ हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ऐसे करो तो उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन याद रखना कि जो भी इंटरेस्ट है वो सब पीएनएल अकाउंट में एंड में ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत गैस कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की हायर परचेज बेसिस पे 75,000 की और 15,000 एग्रीमेंट के टाइम पर दे दिए, बैलेंस है 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देना है, 10,000 की इंस्टॉलमेंट है 12% की इंटरेस्ट रेट पर, और परचेज कंपनी ने 20% डेप्रिसिएशन डिसाइड किया। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू 75,000 की हर बार उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये तो आप निकाल दोगे स्टार्टिंग का 6 महीने का, फिर वही 1 साल का ही आएगा, लेकिन इंटरेस्ट हमें सिर्फ 6 महीने का निकालना है। तो देखो मशीनरी 75,000 की थी, 15,000 एडवांस दे दी, उसके बाद जो भी बैलेंस बचा उसके ऊपर 6 महीने का निकाला, फिर पहले इंस्टॉलमेंट पे की 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट थी प्लस इंटरेस्ट, फिर बैलेंस आया उसके ऊपर फिर से 6 महीने का लगाया, फिर 10,000 प्लस इंटरेस्ट, फिर 6 महीने का लगाया 10,000 प्लस इंटरेस्ट, तो ऐसे हमारा ये चलता जाएगा। नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें कैश प्राइस नहीं दे रखा होता, तो कहते हैं कई बार क्या होता है जो कैश प्राइस होता है असेट्स का वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो जो असेट्स अकाउंट होता है कि हमें पता है उसको डेबिट नहीं कर सकते हम कैश प्राइस से ज़्यादा अमाउंट से, क्योंकि कैश प्राइस के अमाउंट से ही असेट्स अकाउंट स्टार्ट होता है, तो वो निकालना तो ज़रूरी है। तो 2 मेथड है इसको निकालने के, एक एन्युटी रेट मेथड और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे। तो एन्युटी रेट मेथड में क्या होता है कि एन्युटी मतलब जब इक्वल पेमेंट होती है एक फिक्स इंटरवल पे, तो एन्युटी टेबल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे वो बताती है हमें 1 रुपये की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी की 1 रुपये की फॉर 3 सालों के लिए द 5% वो इतनी है, तो इसका मतलब अगर इतने रुपये लगाता है प्रेजेंट में तो हमें 1 रुपये मिलेगा 3 सालों के लिए। तो अलो द इंस्टॉलमेंट मस्ट बी इक्वल अमाउंट, एक तो ये मेथड तभी अप्लाई होगा कि जब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल हो, दूसरा जो एन्युटी रेट है वो हमें क्वेश्चन में दी गई हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला है कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, एन्युटी रेट की हम मल्टीप्लाई करते हैं एक इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है उससे प्लस में कर देते हैं एडवांस पेमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन था 1 अप्रैल 2010 को वरुण लिमिटेड ने एक मशीन को परचेज किया 80,000 की, 20,000 इमीडिएटली पे कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि हायर परचेज सिस्टम पे बोला कैश प्राइस नहीं बताया, और वो बोला कि एनुअल इंस्टॉलमेंट 20,000 की देगा हर साल, इंटरेस्ट रेट 5% है, कैश प्राइस हमें निकालना है 20% हमारा रिड्यूसिंग मेथड से डेप्रिसिएशन की रेट, और ये एन्युटी की वैल्यू है। तो एन्युटी रेट हमें दे रखी है, मल्टीप्लाई में एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 20,000 है और एडवांस पेमेंट भी 20,000 की है, जोड़ देंगे कैश प्राइस आ जाएगा, फिर मशीनरी अकाउंट कैश प्राइस, फिर डेप्रिसिएशन कैश प्राइस, फिर मतलब बचता जाएगा एंड देन हम चार्ज करते जाएंगे। वेंडर अकाउंट में इतना हमारा पास आया है कैश प्राइस एंड हमने एडवांस पेमेंट 20,000 की है, फिर वही इंटरेस्ट निकालना है एंड देन पे करना है। नेक्स्ट मेथड आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड या वर्क बैक मेथड। तो कहता है कि जो कैलकुलेशन है कैश प्राइस की एन्युटी रेट के ऊपर वो तभी हो सकती है जब एन्युटी रेट दी हो, अगर नहीं दी होती है तो हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट के बेस पे कैश प्राइस निकालना है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट लेंगे मल्टीप्लाई जो रेट है वो अपॉन में 100 प्लस रेट करेंगे,
फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट से जो पैसा है उसमें हम ऐड करेंगे उससे पहले की इंस्टॉलमेंट, एंड ऐसे ही चलता जाएगा। देखो क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो 1 अप्रैल 2010 को गुप्ता ब्रदर ने एक स्कूटर परचेज किया। हायर परचेज प्राइस था स्कूटर का 2300, ठीक है। 4000 जो डिलीवरी पर पे था, 7600 पहले, 6000 एंड सेकंड में और 5500 एंड में। इंटरेस्ट 10% का था और डेप्रिसिएशन 20% का। तो देखो कैसे किया, टोटल जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट वगैरह जोड़ के बनती है हमारी 2300, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5500 लिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 5500 थी, उसके ऊपर हमने लगा दिया 100 अपॉन में 110। फिर इसके बाद हमने 5500 से हमें पता चल गया कि हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट थी कितनी, तो उसमें हमें ऐड करना है सेकंड की अमाउंट। सेकंड की अमाउंट ऐड करके फिर से वही रेट लगा दी, फिर ऐसे थर्ड की अमाउंट। तो यहाँ से हम इनसे हमारे पास ना देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे मतलब फिर हमने लास्ट में लगाया तो वहाँ से हमें पता चल गया टोटल कितनी अमाउंट थी पहले इंस्टॉलमेंट की, उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी एडवांस पेमेंट हुई थी, तो हमारे पास कैश प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ना दी गई हो तब कैसे निकालोगे कैश प्राइस। तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड है और प्रोडक्ट मेथड है। तो इंटरेस्ट नहीं दी गई तो उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड में तो क्या कर देते हैं कि इंस्टॉलमेंट को हम 1 2 3 4 काउंट नहीं करते, बल्कि उनको ऑर्डर उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। जितने भी इंस्टॉलमेंट वेदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, उनकी इक्वल ड्यूरेशन की होनी चाहिए, जितने भी इंस्टॉलमेंट इक्वल अमाउंट की होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इंटरेस्ट है उसको निकालेंगे, वो कैसे करेंगे कि कैश प्राइस को हायर परचेज प्राइस से घटा देंगे। उसके बाद जो भी रेट आएगी मतलब रेशियो बन जाएगा ना रिवर्स करके 4 3 2 1 उसमें बांट देंगे। देखो यहाँ पे 5000 रुपये थे, 4 इंस्टॉलमेंट, 4 3 2 1, 5000 हमारा इंटरेस्ट था टोटल, तो वही है 4 अपॉन में टोटल इंटरेस्ट, मतलब जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इंस्टॉलमेंट उसके अकॉर्डिंग। फिर ऐसे ही रेशियो आ गया, इसके बेस पर हम निकाल देंगे। क्वेश्चन में देखो कैश प्राइस मशीन का विद जो सोल्ड की गई हायर परचेज सिस्टम पे 1 जनवरी 2012 को 50,000, डाउन पेमेंट 10,000 को हुई, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 11,000 की एक इंस्टॉलमेंट थी जिसमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है। तो ये हमें बताया गया। तो हायर परचेज प्राइस तो हमारा हो गया कि 10,000 डाउन पेमेंट हुई है और 11,000 की एक मतलब 44,000 54,000 और कैश प्राइस हमारा 50,000 का है, तो 4,000 टोटल इंटरेस्ट आया। हमें इसको बांटना है तो इंस्टॉलमेंट 4 है तो उल्टा कर दिया हमने 4 3 2 1, बस फिर उसको बांट दिया एंड देन तो नॉर्मल अकाउंट बनाना। प्रोडक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, जब जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो अनइक्वल हो, जब पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट अनइक्वल हो, जो अमाउंट है और पीरियड है दोनों ही अनइक्वल हो, तब क्या करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट इंटरेस्ट की परचेज प्राइस से कैश प्राइस घटा करके, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालेंगे, देन स्प्लिट करेंगे टोटल इंटरेस्ट को रेशियो में आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग। 1 अप्रैल 2008 को गुजरात इंजीनियरिंग कंपनी ने एक मशीन को बेच दिया जिंदल फोटो कंपनी को। कैश प्राइस इतना था, हायर परचेज प्राइस इतना था, दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट आ जाएगा। 20,000 कहता है कि हमने साइनिंग द एग्रीमेंट पे ही दे दिया, 16,000 फर्स्ट में, 14,000 सेकंड में, 22,000 थर्ड में, 18,000 फोर्थ में, 10,000 फिफ्थ में। तो इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। देखो टोटल हमारे पास 80,000 था, वो मतलब एडवांस पेमेंट घटा के आया 80,000। फिर पहली इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद ये बैलेंस 10, सेकंड के बाद इतना, थर्ड के बाद इतना। तो जो बैलेंस बच रहा है ना एक एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद उनका रेशियो लेंगे, जो भी इंटरेस्ट है उसको उस रेशियो में बांट देंगे। जब जो अमाउंट है और पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट है दोनों ही अलग अलग हो, मतलब देखो कि यहाँ पे जैसे कि जो जयपुर है एग्रो परचेज की, उसने एक मशीन हायर परचेज पे जो कैश प्राइस है मशीन का वो 40,800 था, हायर परचेज प्राइस इतना था। दोनों से हमें इंटरेस्ट के अमाउंट तो पता चल गया, ठीक है। 10,000 तो डिलीवरी पर दे दिए, 14,000 5 महीने बाद, 6,000 11 महीने बाद, 9,000 16 महीने बाद, ये हमें ऐसे दे रखा है। 1 अप्रैल 2011 को मशीन परचेज किया, 15% डेप्रिसिएशन की रेट है, देखो इंटरेस्ट आ गया था। तो अब देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितनी भी होगी और जितने भी पीरियड के बाद दी जाएगी उनसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर रेशियो निकालेंगे और फिर उसके बाद बांटेंगे। तो यहाँ पे ये वाली कॉन्सेप्ट आएगी। तो इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।